नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और कंपटीशन एकेडमी आपके लिए लेकर आ रहे हैं अपना एक पॉडकास्ट शो। और इस पॉडकास्ट शो में हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं हाल ही में चयनित सीजीपीएससी के छात्रों से, जिन्होंने अपने मेहनत, अपने परिश्रम के दम पर यह मुकाम हासिल किया। देखिए, आज के समय में जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, वो पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ाई के विषय में सारी जानकारी मिल रही है। लेकिन वो चाहते हैं कि जो भी बच्चे चयनित हुए हैं उनकी जर्नी क्या रही, वो किस तरीके से सफलता उन्होंने प्राप्त की, इस विषय पर भी कुछ चर्चा हो जाती है और उनसे बात हो जाती है, उनसे मुलाकात हो जाती। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कंपटीशन एकेडमी ने आपके सामने में ये एक पहल लेकर आया है, जिसके माध्यम से हम पॉडकास्ट शो के माध्यम से हम आपकी मुलाकात कराएंगे इन चयनित छात्रों से। और इसी तारतम्य में आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ एक ऐसे शख्स से जिसने बहुत ही कम उम्र में और बहुत ही कम समय में बहुत ही गजब की सफलता हासिल की है। ये ऐसा स्टूडेंट है जिसने 2024 और 2025 के व्यापम के हुए लगभग सभी एग्जामिनेशन में इन्होंने सफलता प्राप्त की। छात्रावास अधीक्षक का एग्जामिनेशन हुआ, उसमें इन्होंने सफलता प्राप्त की है। एक आपका हेल्थ डिपार्टमेंट का व्यापम का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें भी इन्होंने सफलता प्राप्त की है। एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जामिनेशन हुआ था व्यापम का, उसमें भी इन्होंने सफलता प्राप्त की। इनकी सफलता यहीं पर नहीं रुक जाती। इन्होंने पीएससी प्री, पीएससी मेंस और इंटरव्यू एक बार में क्लियर किया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बार में क्लियर किया, और उसके बाद इन्होंने 700 की पोस्ट क्या कर ली, प्राप्त कर ली। आज आपकी मैं मुलाकात कराने वाला हूं संजय झारिया से, जो कि कोरबा से बिलोंग करते हैं और इनका गांव है बताती। चलिए आइए बात करते हैं। तो संजय जी, स्वागत है आपका हमारे कंपटीशन एकेडमी के पॉडकास्ट शो में। थैंक यू सर। तो देखिए, आज हम आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके भी बहुत सारे प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न मैं आपके सामने रखूँगा। एक एक चीज़ पर आराम से हम अपनी चर्चा करेंगे। ठीक है, कैसे आपने तैयारी की, कैसे आपको सफलता मिली, क्योंकि यहाँ पर जो बात है ना वो ये है कि स्टूडेंट को एक दिक्कत होती है। वो दिक्कत ये है कि एक बार में कैसे सफलता प्राप्त की जाए। क्या कोई स्टूडेंट ऐसा हो भी सकता है जो कि एक बार ही एग्जाम दे और पहले ही अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर कर लिए? ठीक है, तो वो तो प्रत्यक्ष आप यहाँ पर दिख रहे हैं कि आपने ये करके दिखाया है। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि इस पॉडकास्ट को सारे जो स्टूडेंट हैं हमारे, वो क्या करें, जरूर देखें, है कि नहीं। चलिए, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आप किस परिवेश से बिलोंग करते हैं, आपका परिवेश क्या रहा और कैसे अपनी ये जो पढ़ाई की जो जर्नी है स्टार्ट की, पहले तो आप ये बताइए। थैंक यू सर। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था पीएससी का, तो इससे पूर्व मैंने बहुत सारे चुनौतियाँ झेली हैं, बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो अपने बचपन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो सर, जैसे कि मेरे पिताजी हैं वो किसान हैं, तो मैंने सर जो प्रारंभिक शिक्षाएं हैं वो मैंने अपने गांव में रहकर, बताती गांव है, वहाँ मैंने पहली से 5वीं तक पढ़ाई की सर। क्योंकि सर हमारे गांव में 6वीं से 12वीं तक के माध्यमिक स्कूल और हाई स्कूल ना होने के कारण मैंने अपने नज़दीक के जो विकास खंड, करतला विकास खंड, वहाँ से मैंने पढ़ाई की। अच्छा। तो सर वहाँ भी ऐसा था कि 10th पढ़ के कौन सा विषय लें, 12th पढ़ के आगे क्या करें, बीएससी लें कि बायो लें, है ना। तो उसके बाद सर मैंने 10th तक पढ़ाई की। 10th के बाद सर मेरे अच्छे मार्क्स आने के कारण मेरा सिलेक्शन सर जेईई मेंस के जो कोचिंग संस्थान होते हैं, तैयारी कराते हैं जो संस्थान, उसमें हुआ था। तो मैं सर एक साथ 2 काम कर रहा था, इधर 11th-12th पढ़ रहा था। अच्छा। उधर जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था। तो सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, जेईई मेंस के फर्स्ट एग्जाम जो दिलाते हैं, उसमें मेरा सर जेईई मेंस से क्लियर हो चुका था 12th के जस्ट पश्चात 2020 में। अच्छा। तो मुझे सर एनआईटी रायपुर मिला था। तो सर वही सर ग्रामीण परिवेश होने के कारण थोड़ा आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, तो मैं एनआईटी रायपुर में ना जा सका। अच्छा, लेकिन संजय जी, यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास लग रहा है। कैसा विरोधाभास? कि आपने एनआईटी, वो भी एक सरकारी संस्थान है, ग्रामीण, सरकारी संस्थान है, गवर्नमेंट का ही है, तो सीधी सी बात है वहाँ पर भी पढ़ने के उतने खर्च नहीं आते आपको। लेकिन जब बात करते हैं हम पीएससी की, अब पीएससी के लिए कम से कम आपको बिलासपुर में आके यहाँ पर रहना पड़ा, वहाँ पर रहना पड़ा, फिर वो घर के किराए होते हैं, फिर कोचिंग की फीस होती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जी सर। तो ये चीज़ें कैसे मैनेज किया आपने? क्योंकि आखिर यहाँ पर भी तो आपने एक
ऐसा लग रहा है कि आपको खर्च तो लगा होगा। हाँ सर, ये बात मानता हूँ कि सरकारी कोचिंग संस्थानों में तो सरकारी जो संस्थान है उसके मुकाबले कोचिंग संस्थान में ज़्यादा पैसे लगते हैं आजकल। ये तो देखा जा सकता है। तो सर इसीलिए मैं सर्वप्रथम सर जो कोरबा में रहकर ही मैंने पीएससी की मतलब पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। अच्छा, सर अच्छा। जो मेरे भैया हैं वो पहले से ही पीएससी कोचिंग तैयारी कर रहे थे सर। तो उन्होंने मुझे पहले दिन से बता दिया था, अगर तू NIT रायपुर में नहीं जा रहा है तो मेरे साथ रहकर पीएससी की कोचिंग कर। अच्छा, तो भैया पहले से तैयारी कर रहे थे? जी सर, मेरे भैया पहले से ही लगे हुए थे पीएससी में सर। ओके ओके। तो वो कहाँ, अपने ग्राम में ही पढ़ रहे थे? कोरबा में सर, कोरबा में, क्योंकि सर हमारा कॉलेज कोरबा में था तो वहीं प्राइवेट डाल दिए थे कॉलेज को, और उसी के साथ साथ हम लोग पीएससी की तैयारी कर रहे थे। तो सर जानते हो कि कोई भी जिला, कई जिले पिछड़ेपन है, वहाँ कई सारे साधन की कमी है, कोचिंग संस्थान की कमी है। तो भैया ने पापा से बात की तो हम फिर 2022 में कोरबा से बिलासपुर स्विच किए सर। तो यहाँ भी कई सारे डाइवर्सिटी देखने को मिला सर कि कौन सा बुक फॉलो करें, कि कौन से कोचिंग ज्वाइन करें। तो मेरे भैया चूँकि बहुत पहले से पीएससी की तैयारी कर रहे थे और 2019-20 शुरू कर दी थे कोचिंग की तैयारी। तो पीएससी कोचिंग तैयारी करते करते जो भैया हैं मेरे, उन्होंने मुझे एक बुक सजेस्ट किया कि तू इस बुक को पढ़ के देख कि समझ आएगा तो कोचिंग ज्वाइन कर लेना। तो सर जैसे कि भैया ने बोला कंपटीशन एकेडमी की बुक को पढ़ ले, एक बार समझ आएगा तो कोचिंग ज्वाइन कर लेना। तो मैंने सर जैसे ही मतलब कंपटीशन एकेडमी HR पब्लिकेशन की बुक को पढ़ा तो मुझे ये लगने लगा कि अगर इस बुक को पढ़ने मुझे इतना समझ आ रहा है तो मैं क्यों ना जिस बुक को जिस व्यक्ति द्वारा पब्लिश किया जा रहा है उसके समक्ष पढ़ें तो कितना अच्छा याद होगा। तो सर मैंने यही सोच के, मेरे भैया हैं वो, मैं कंपटीशन एकेडमी डेमो क्लास चला गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फिर यहाँ पर जब आप आ गए पढ़ने के लिए, तब सीधी सी बात है फिर खर्च की शुरुआत तो होगी यहाँ पर से, आर्थिक रूप से। हाँ आपको सर, बर्डन यही पड़े। सोच के मैं थोड़ा डर रहा था। भैया से बात भी किया कि वहाँ भी कोचिंग हाई होगी बाकी कोचिंग के जैसे। तो फिर यहाँ पर आपने कैसे मैनेज किया इन सब चीज़ों को, क्योंकि आज के स्टूडेंट की सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, तो वो कैसे आपने मैनेज किया? सर बताते हुए अतिशयोक्ति हो जाएगा, या तो मेरे लिए लक भी हो सकता है सर। अच्छा। कि मैं जिस कोचिंग में कदम रखा सर डेमो क्लास, वहाँ सर मेरी मुलाकात HR सर से हुई। पता नहीं उनको मुझ में क्या दिखाया, मेरे टैलेंट को कैसे पहचाने, कि जिस दिन सर मैं कोचिंग गया, मतलब डेमो क्लास गया HR पब्लिकेशन में, हाँ। तो मुझे वहाँ एक सर मिले सर। तो वहाँ जो सर थे उस दिन सर मैथ्स का टेस्ट था। तो सर चूँकि मैं BSc के स्टूडेंट हूँ तो मैथ्स से मेरे को अच्छे से आता था। तो मैंने 1 घंटा का मैथ्स को सर आधे घंटे में बनाकर सॉल्व कर दिया था। बहुत बढ़िया। फिर सर मैं अपने घर चला गया। फिर उसके बाद भैया को कॉल आया कि एक आपका भाई है क्या संजय, आप उसको वहाँ भेजना, आज से यहीं पढ़ेगा और यहीं, इसके लिए कोई फीस की ज़रूरत नहीं है आपको, बोला। अरे भाई। तो ये मेरे टैलेंट को देखकर सर ने ऑफ़र किया शायद, तो मुझे ये मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं उनके लिए अच्छे से पढ़ाई करूँ। तब से सर मुझे सर ना आज के लिए, मतलब आज तक 2022 से 2024 तक ना मेरे के लिए आज के लिए बुक के लिए फ़ीस लिए, ना कोचिंग के लिए, ना जितने भी टेस्ट सीरीज़ दिलाते हैं सर, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में आकर सभी कोचिंग वाले बहुत हाई फीस रख रहे हैं सर। वो तो है, वो तो है। तो यहाँ कम है कंपटीशन एकेडमी में सर, लेकिन फिर भी वो फीस में उसके लिए अवेलेबल नहीं था सर, उतना दे पाऊँ करके। तो सर मुझे सर जो HR सर हैं वो मेरे टेस्ट सीरीज़ के लिए भी फ्री कर दिए कि तू जा दिला करके। ठीक है। तो जब आप यहाँ पर कंपटीशन एकेडमी संस्थान से जुड़े, ठीक है, तो आपने इस दौरान जिस समय आपकी पढ़ाई चल रही थी, जी सर, उस समय आपने क्या आजमाया? क्योंकि देखो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ इन सारी प्रश्नों को क्योंकि देखने वाले कौन हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, और ये जानना चाहते हैं कि आपने एक बार में क्या ऐसा किया कि आपने एग्जामिनेशन निकाल लिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जो बच्चे सुनना चाहते हैं, स्टूडेंट सुनना चाहते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, पहले ये बताइए, फिर बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे कि किस तरीके से आपने ये अचीव किया। आपने ये तो बता दिया कि आपने मार्गदर्शन के तौर पर एक कोचिंग संस्थान कंपटीशन एकेडमी को सेलेक्ट किया और उसके बाद फिर आपने बुक्स भी फॉलो किया, HR पब्लिकेशन की, ये 2 बातें तो फिक्स हो गई हमारी। इसके अलावा और क्या चीज़ें थी जो आपने आपको जो है वो सफलता की ओर लेके गई, ये जरूर बताइए स्टूडेंट को, स्ट्रेटेजी बताइए। सर ये बात तो है कि जो लोग अनुभवी होते हैं, जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस बारे में ज़्यादा बता पाएंगे कि कहाँ कोचिंग अच्छी होती है, कहाँ कोचिंग नहीं। तो जो भैया थे वह अक्सर मतलब सामान्यतः सभी कोचिंग में एक बार जाके डेमो ले चुके थे सर, तो उनको ज़्यादा नॉलेज होगा कि कहाँ अच्छे से पढ़ाई होता है, कहाँ का मतलब कहाँ की जब बातें आपको समझ आ रही है, कहाँ की शिक्षा अच्छी है। तो मेरे भैया ने मुझे सर्वप्रथम तो सर कंपटीशन एकेडमी ही भेज दिया था, तो कि तू वहाँ जा, एक बार कोचिंग कर, डेमो कर, फिर आके मेरे को बताना। तो मैं जब गया था दूसरे दिन से मेरे को ऑफर आ गया सर कि सर ने मुझे बोला कि आज से तू यही पढ़ाई करना। तो उसी दिन से सर मैंने ठान लिया कि अगर आप एक ही बुक को बार बार फॉलो कर रहे हो, एक ही बुक को बार बार पढ़ रहे हो, तो उसके लिए आपको दूसरे बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है सर। तो मैंने कंपटीशन एकेडमी बुक को ही मतलब एक बार में सोचा कि इसी बुक को पढ़ूंगा, और यहाँ जितना भी पढ़ाते थे सर सबको मैं नोट्स बनाया
और यहाँ का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया। इसके अलावा मैं ज़्यादा इधर उधर भटका नहीं, क्योंकि सर मेरे जो भैया हैं वो इतने अनुभव हो चुके थे कि सारे कोचिंग संस्थान में एक बार टेस्ट दिला चुके थे, एक बार कोचिंग कर चुके थे 1 महीना, तो उनको ज़्यादा समझ होगा सर इस बारे में। तो मैंने उनकी बातों को ध्यान रखा और मैं एक ही कोचिंग संस्थान में एक ही बुक से बार बार उसी को पढ़ाई की। ये है कि मैंने उस बुक के साथ साथ जो क्लास में सर नोट्स बनाते हैं उसको अच्छे से बनाया। जैसे कि CGPSC मेंस में 21 सब्जेक्ट 7 पेपर है ना, तो पूरा 21 सब्जेक्ट का मैं नोट्स बनाया। जो वहाँ कंपटीशन एकेडमी HR पब्लिकेशन बनाए गए उसको फॉलो किया। और जो जितने बुक हैं सर, लेकिन क्योंकि सर यहाँ के जो बुक बनाए जाते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड लगते हैं मुझे खासकर, क्योंकि सर कई सारे बुक को पढ़ोगे आप तो इतना डाइवर्सिटी दिखने को मिलता है, इतना सारा सारांश, इतना सारा पैराग्राफ रहते हैं, उनको अपने शब्दों में बयां करना मेंस में ज़्यादा जरूरी होता है सर। तो जो कंपटीशन एकेडमी बुक लगा मुझे वो पूरा अपने नोट्स के जैसा लगा सर, कि उसको पढ़ो और सीधा लिख दो। देखिए क्या होता है ना, कंपटीशन एकेडमी की बुक जो डिज़ाइन की जाती है उसको डिज़ाइन करने के पहले HR पब्लिकेशन की सारी बुक्स जी वो पूरी की पूरी तरह एग्जाम ओरिएंटेड ही होती है, क्योंकि विगत वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न होते हैं है ना, वो सारे के सारे आपको उसके अंदर मिल जाते हैं। साथ ही उसके अलावा इतनी जानकारी उसमें और रहती है कि आपको आने वाले एग्जामिनेशन में भी वो पढ़ने के लिए क्या करता है कि हेल्पफुल हो जाता है। एक ये बात तो हो गई। दूसरा, आज के समय में ना स्टूडेंट के साथ दिक्कत ये है ना कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिफरेंट टाइप के उनको क्या मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं, तो वो नोट्स को प्रीफर किए पढ़ रहे हैं। वो एक फोकस होके नहीं पढ़ पा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि आपने एक बुक को सेलेक्ट किया, ये सबसे पहली चीज है कि कोई एक ऐसी बुक का चयन किया जाए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो और कंटेंट को बच्चों तक सही तरीके से पहुंचा पाए। तो ये जो मैं स्टूडेंट से कहूँगा कि इनकी इस सलाह को आप लोग ज़रूर मान के रखिए, क्योंकि हाँ भाई, आपको कोई भी बुक प्रीफर करिए आप, लेकिन एक बुक प्रीफर करिए और उसको प्रारंभ से लेकर अंत तक क्या है कि आपको फॉलो करना है कि नहीं। संजय जी, ये बात तो होगी कि आपने एक बुक प्रेफर की, आपने आपको डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं स्टूडेंट्स को, तो क्या इस पूरी जर्नी के दौरान आपको कहीं पर डिस्ट्रैक्शन फील हुआ कि भाई ये चीज़ें हैं, ये मेरे मार्ग बाधित कर रही हैं और इनसे मुझे बच के रहना चाहिए? क्योंकि अगर ये बात अगर हम हमारे व्यूवर्स को बता पाएंगे, स्टूडेंट्स को बता पाएंगे, तो हो सकता है कि अगर वो गलती कर रहे हो तो फिर वो अपना क्या कर लेंगे कि भाई हाँ भाई, ये गलती हमसे भी हो रही है, हमें बचना चाहिए। तो बिल्कुल आप बताइए, क्या कुछ डिस्ट्रैक्शन रहा आपके लिए इस बीच में? सर, इसके लिए तो मैं अपना स्ट्रेटजी ही बता पाऊंगा, क्योंकि जैसे मैं जिस चीज़ फॉलो की हूँ, जिस चीज़ को वो लोग ज़्यादा समझेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। हाँ। तो सर्वप्रथम सर, जो ऑनलाइन की बात कर रहे थे आप कि ऑनलाइन आजकल बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, तो मैंने सर यकीन नहीं मानोगे आप कि अतिशयोक्ति भी हो जाएगा कि मैंने एग्ज़ाम के 4 महीने लगातार मैंने बुक से ही पढ़ाई की है, अपने नोट से पढ़ाई की है। मैंने मोबाइल को अपने कबाड़ में रख दिया था, जिस दिन मुझे ज़रूरत पड़ता था मैं जाके ले आता था, ताकि मेरे को जैसे कि ऐसे लिखना है, आपको ऐसे लिख नहीं सकते, तो उसके लिए आपको ऑनलाइन ज़रूरी रहता है सर। तो मैं सिर्फ ऐसे के लिए और करंट अफेयर्स के लिए सर, इसके लिए मैं बस मोबाइल छूता था। बाकी 4 महीने एग्ज़ाम के पहले सर मैंने अपने नोट्स, अपने बुक को फॉलो किया। और क्योंकि सर डिस्ट्रैक्शन में सर आप 1-2 घंटे भी अगर मोबाइल में दे रहे हो अपना समय, तो आप 2-3 हज़ार से मतलब स्टूडेंट से मतलब पीछे हो सकते हो, ये बात तो है। ठीक। तो और फ्रेंड सर्कल कैसा है आपका? फ्रेंड सर्कल फ्रेंड्स हैं आपके? सर, मेरे भैया इतने स्ट्रिक्ट थे कि मैं पढ़ाई के अलावा और कहीं भी घूमने जाता था तो स्ट्रिक्ट ही मना करते थे सर कि तेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है। वही सर कि मार्गदर्शक बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, जैसे मुझे सर सब कुछ मिला है सर, भैया की तरफ से मार्गदर्शन मिला है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी तो HR सर की तरफ से मेरे को सब कुछ फ्री हो गया। अब इतना कुछ मेरे लिए कुछ किया जा रहा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। तो मेरा यही था सर कि फर्स्ट बार में मैं ऐसा पढ़ूँ कि मैं DC पोस्ट ले लूँ। तो मैंने वही किया सर कि लगातार 1 साल मैंने इधर उधर ना जाके, यहाँ तक सर मैं 3 साल तक घर नहीं गया हूँ। बिलासपुर में रहकर कोरोना काल से पूरा पढ़ाई किया हूँ कि 3 साल में मैंने केवल बुक पढ़ा हूँ और ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन वाला ज़्यादा चीज़ मैं सर नहीं देखता था, क्योंकि मोबाइल में मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता था। अगर मुझे क्लास समझ नहीं आ रही ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन में कुछ बस करंट अफेयर्स देखता था, बाकी कुछ नहीं। तो जो मुझे समझ नहीं आती थी उसका मैं दोबारा क्लास कर लेता था सर। जैसे यहाँ दर्शन मुझे थोड़ा टफ लग रहा था तो दर्शन की मैंने HR पब्लिकेशन में 2 बार क्लास कर ली। तो सर ऐसे है ना कि अगर एक बार अगर आपके पास आर्थिक स्थिति अच्छी है तो अब एक बार भी फीस दे रहे हो आप, 4-5 साल तक तैयारी कर सकते हो। ये बात तो है हमारी कोचिंग की कि यहाँ पर एक बार स्टूडेंट आ जाता है तो हम उसको तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कि क्या है कि वो सफलता प्राप्त ना कर ले। ये एकदम आपने सही बात की। और HR सर का जो भी स्टूडेंट्स के प्रति लगाव है ना, वो रहता है, ये प्रारंभ से ही है और इसका परिणाम आप भी हो। यस सर, यही बोलना चाहूँगा कि सर जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, अगर अगर आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आपको इतना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए अवश्य आपको करना चाहिए। हाँ, एक बात सही। और ये ना एक एक्सपीरियंस की भी बात है। देखिए
उन्होंने पहली बार आपको देखा और देखते साथ उनका एक्सपीरियंस बोल हाँ गया सर, कि मेरे को एक ये घंटा जो भी है नहीं ना, हुआ था हाँ सर। वही उन्होंने एक बार में देखा और देखकर ये जान लिया कि भाई इसके अंदर में क्या है, कि वो क्षमता है, जी ठीक है, तो वो काबिलियत है, उन्होंने जान लिया और उसके बाद देखो उन्होंने आपको क्या किया, फ्री कर दिया। जी तो वो, और आपने भी, ऐसे नहीं है कि उन्होंने फ्री किया नहीं, आपकी मेहनत ये थी कि आपने उन्होंने आपको जो सुविधाएं दी उसका आपने उन्हें रिटर्न भी दिया, और वो आप हमारे सामने आज बैठे, उनका जो रिटर्न है वो आज हमारे सामने बैठा हुआ है कि नहीं। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है हमारे लिए। तो मैंने जहाँ पर मैं बोला भी फ्रेंड सर्कल वाली बात मैंने की, तो आजकल स्टूडेंट्स में हमने देखा है कि ये ग्रुप स्टडी करते हैं बहुत। यस सर। देखिए सबके अपने अलग अलग मत हो सकते हैं ना, कि ग्रुप स्टडी किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं भी लगता। आपका नज़रिया क्या है? क्या ग्रुप स्टडी जो होता है वो लॉन्ग टाइम करना या फिर ग्रुप स्टडी सही होता है कि वो डिस्ट्रैक्ट करता है? एकांत में बैठ के पढ़ना और रेगुलर ग्रुप स्टडी करना, दोनों में अच्छा क्या है? जी सर, ग्रुप स्टडी तब आवश्यक होता है जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, ये बार बार पढ़ के भी आपको याद नहीं हो रहा है, तब ग्रुप स्टडी काम आता है सर। अगर आपका एग्जाम अभी एक दो महीने पहले है, एक दो महीने बाद है, तो आप अभी ग्रुप स्टडी करोगे तो कोई काम का नहीं सर, आपका केवल टाइम वेस्ट होगा। तो ग्रुप स्टडी करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये तो अपना अपना मत होता है सर। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आपको ग्रुप स्टडी में समझ आ रहा है तो तब कीजिए जब आप तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं। ये नहीं कि एग्जाम के एक दो महीने प्रारंभ कर रहे हो, एक दो महीने पहले आप उस ग्रुप स्टडी को फॉलो कर रहे हो। अच्छा। तो अगर ग्रुप स्टडी फॉलो करना है आप लोगों को, मतलब जो भी स्टूडेंट है जो करते हैं, अगर उनमें उसको अच्छा याद हो रहा है उनको, तो आप जब से तैयारी कर रहे हो और जिस टॉपिक को आपको क्लास में समझ नहीं आ रहा है उस टॉपिक को लेके आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो सर। लेकिन एकांत में बैठकर ऐसा होता है कि आजकल सर मेंस है, CGPSC मेंस में आपको सोचना बहुत पड़ रहा है, क्योंकि 2022 एग्जाम था वो फैक्ट टू फैक्ट सर, क्योंकि पूरा आप रटोगे उसी को लिख दोगे। लेकिन 2023 और 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था आपको 2-3 मिनट सोचने को लगेगा, फिर आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप इधर उधर 2-3 मिनट कर दिए तो पूरा खाली चला जाएगा सर PSC मेंस का। तो यही है सर कि एकांत भी जरूरी है। अगर जिस टॉपिक का समझ नहीं आ रहा है आपको तो आप उसके लिए फ्रेंड सर्कल बना सकते हो, उसके साथ याद कर सकते हो। तो ये जो भी आपने पूरा, आपकी जो जर्नी बहुत लंबी जर्नी तो नहीं है ना, कि आपने पढ़ना प्रारंभ किया और उसके बाद आपने सफलता प्राप्त कर ली, ये तो आपकी मेहनत का ही परिणाम है। लेकिन इस बीच में क्या कभी ऐसा लगा, क्या ऐसा कोई डाउनफॉल वाला सिचुएशन आया कि आपको फील हो रहा हो कि नहीं मेरे को पढ़ने की इच्छा नहीं, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, नहीं पढ़ पाऊंगा, ऐसा कुछ लगा बीच में? क्योंकि कई स्टूडेंट्स को लगता है ऐसा, ठीक है, क्या कभी हुआ आपके साथ ऐसा? हाँ सर, एक बार हुआ था कि क्या था वो वाकया, बताएंगे सर? मैं एक बार पूरी तरह से एक बार कोचिंग कर लिया था सर के यहाँ से। हाँ। और पूरी तरह एक बार पढ़ चुका था सर। तो पहली बार जब, जैसे कि 18 साल मांगता है पटवारी में सर। हाँ। तो पटवारी में हमारे यहाँ 6 पोस्ट था। हाँ। तो हमारे ज़िले में तो मैंने इतना अच्छे से तैयारी किया था, उसमें नहीं हो पाया था सर 6 पोस्ट होने के कारण, ठीक। तो उसके बाद मुझे लगा सर इतना पढ़ने के बाद मेरा नहीं हो रहा है तो क्या करूं करके, तो PSC मेरा होगा ही नहीं क्लियर। तो उसके बाद सर भैया ने मुझे समझाया कि अगर तू एक ही बुक फॉलो कर इतने अच्छे से तुझे पकड़ है उसमें, तो आराम से तू PSC फाइट कर लेगा। तब से सर मैंने फिर से पुनः प्रयास किया, पूरी तरह से पूरा बुक को एकदम रट डाला सर। हर एक लाइन मुझे 4 पब्लिकेशन के याद है, चाहे वो CG के बुक हो या इंडिया GS के बुक हो। और टेस्ट सीरीज इतना सारा दिलाया सर लगातार 1 साल कि मुझे मेंस में कोई तकलीफ नहीं आई, मेरा स्पीड बढ़ गया। और जैसे प्री के लिए हो तो प्री के लिए आजकल आती है 4 पब्लिकेशन की सोल्ड बुक, अगर उसको पढ़ के आप बुक पढ़ रहे हो, आप फॉलो क्या करना है, आपको सोल्ड बुक आपके पास रहना ही चाहिए, सोल्वर्ड पेपर होना ही चाहिए, ताकि उससे आप ट्रेंडिंग पता चलता है कि किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। तो उसके लिए मैं रखता था एक सोल्ड बुक और उससे रिलेट सब बुक रखता था, जैसे इंडिया GS के लिए भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, और CG GS के लिए विशिष्ट अध्ययन। तो मैं MCQ के साथ साथ प्री को पढ़ता था सर। पहले MCQ मारिए, फिर उसमें जो नहीं समझ आ रहा है उसको तुरंत बुक से पढ़ लीजिए। तो जब CGPSC मेंस के लिए ना जो पेपर 1 टू पेपर 7 के लिए स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ कि सर पेपर 1 के लिए आपको जब से प्रारंभिक परीक्षा तैयारी कर रहे हो तब से आपको शुरू कर देना चाहिए पेपर 1 को, क्योंकि वो C-सेट में काम आएगा। दूसरा हो गया सर पेपर 4, उसमें भी आपको मैथ्स रीजनिंग रहता है, वो भी C-सेट में काम आएगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जब से आप प्रारंभिक परीक्षा तैयारी कर रहे हो CGPSC प्री का, तब से आप पेपर 1 और पेपर 4 को साथ लेके चलिए। इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं करनी है। अगर आप HR पब्लिकेशन का बुक पढ़ रहे हो तो उसी को फॉलो कीजिए, क्योंकि इस बार मैंने एग्ज़ाम दिलाया है, मैंने सफलता पाई है। तो उसी को एक लाइन, मेरे को हर लाइन याद रहता था वहाँ का, उस बुक का, तब जाके मैं सफलता पाया हूँ। तो वही बुक स्टडी बता देता हूँ कि पेपर 1 में आपको जब से प्रारंभिक परीक्षा शुरू कर रहे हो तब से HR पब्लिकेशन की हिंदी बुक लीजिए, छत्तीसगढ़ी बुक लीजिए, और पेपर 4 के लिए मैथ्स रीजनिंग, इसको डेली पढ़ना है जब तक एग्जाम आपका हो ना जाए। तो पेपर 1 और पेपर 4 के लिए रेगुलरली पढ़ना है। बाकी पेपर 2 के लिए आपको ऑनलाइन ज़्यादा
आजकल ऑनलाइन सभी प्रोवाइड करा रहे हैं सर, टेलीग्राम में हो, यूट्यूब में हो। तो इसके लिए लेकिन आप उसको पढ़ के आप उसको बस नकल कर रहे हो, उससे आपकी नवाचार इनोवेशन नहीं हो रहा है आपके दिमाग में। तो इसके लिए मैं यही बोलता हूँ कि जब भी आपको ऐसे लिखना है तो आप जैसे कि करंट पढ़ रहे हो सर, तो करंट में आपको पता चल जाता है कि यार क्या ऐसे बन सकता है अगले साल। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो सर से पूछिए, बिल्कुल बिल्कुल, आपके अनुभवी जो अपने जो क्लासमेट हैं उनसे पूछिए। तो इससे सर पेपर 2 की तैयारी हो जाती थी। और सर पेपर 3, पेपर 5, पेपर 7 सर, इसमें सर टॉपर्स को भी सीमित अंक मिल रहे हैं और हम जो एवरेज स्टूडेंट हैं उसको भी सीमित अंक मिल रहे हैं। तो जो आपको मेहनत करनी है वो पेपर 1 to 4 में ही कर सकते हैं सर। इस बार जिसका 100 प्लस आया है 1 to 4 में ही आया है, बाकी में 80 प्लस लाना बहुत मुश्किल हो गया था ये सर। तो है बात सही। तो वही है कि बुक को ज़्यादा फॉलो करोगे, इधर उधर डाइवर्सिटी में फंसोगे तो याद नहीं रहता सर। अगर एक बुक को बार बार पढ़ रहे हो तो आपको उस पेज पूरा याद रहता है, तभी आप मेंस में लिख सकते हो। जी जी। अगर आप नोट्स नहीं बनाए हो तो क्या लिखना है क्या छोड़ना है नहीं समझ आता सर। इसके लिए आप प्रॉपर अगर कंपटीशन एकेडमी आप में पढ़ रहे हो वहाँ, तो वहाँ का अच्छे से नोट्स प्रॉपर बनाइए, वहाँ का बुक फॉलो कीजिए और टेस्ट सीरीज दिलाइए। क्योंकि यहाँ आप पढ़ रहे हो, दूसरे यहाँ टेस्ट दिला रहे हो, तो क्वेश्चन में वैरायटी दिखती है। अगर यहीं पढ़ रहे हो यहीं टेस्ट दिलाओगे तो आप कॉन्फिडेंस बढ़ता है सर कि हाँ हमने पढ़ा है और उस क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन बन रहा है, उस टॉपिक से हमारा बन रहा है। तो सर आजकल जानते हो कि अगर कम टैलेंटेड आदमी ज़्यादा टैलेंटेड आदमी से ज़्यादा मेहनत करता है तो उस टैलेंटेड आदमी कोई वो नहीं रह जाता है ना वैल्यू। तो इसलिए अगर आप कम टैलेंटेड लग रहे हैं आपको, तो अगर उससे ज़्यादा मेहनत करोगे आप तो आप निश्चित ही सफल होंगे सर। मेरे पास यही था कि मेरे साथ जितने भी सर मेरे भैया हैं वो सब 4-5 बार मेंस दिला चुके हैं। तो यही रहता था कि इतने टैलेंटेड लोग मेरे पास हैं, अगर इनका नहीं हो रहा तो मेरा कैसे होगा सर। हाँ सही बात है कि एक और ये भी होता है ना कि आपके पास पहले से एक्सपीरियंस लोग हैं जी सर, और उन्होंने कभी कोई गलती की तो उनकी गलती से आप पहले सीख ले लो और आप दोबारा उस गलती को ना दोहराओ। एक बात हो गया। और जो भी एक्सपीरियंस मिल रहा है उसको वहीं से ही ग्रैब कर लेना होता है, सीधा आप एक बार जंप कर लेते हो सीधा, कि मतलब वो गलतियां आपकी स्किप हो जाती हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो आपकी पूरे प्रारंभिक से लेकर अब तक की इस पूरी जर्नी के दौरान में है ना, आपने पहले पेपर तो क्लियर कर लिया, आपने मेंस भी लिख लिया, ठीक है। मेंस में राइटिंग मैटर करता है कि नहीं? ये भी बहुत सारे बच्चों के प्रश्न रहते हैं कि क्या राइटिंग कुछ मैटर करता है क्या? हाँ सर, जैसे कि मैंने सर बहुत सारे भाइयों का आरटीआई कॉपी देखा है। हाँ। तो कई लोगों को नंबर मिला है, मार्क्स, कई लोगों को नहीं मिला है। तो इससे ये नहीं बोल सकते कि राइटिंग का असर पड़ता है। लेकिन जिनका राइटिंग अच्छा है, जिनका स्पीड अच्छा है सर, तो उनको निश्चित अंक मिल रहे हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में बहुत सारी डाइवर्सिटी है सर। जैसे कि इंग्लिश मीडियम वालों को ज़्यादा नंबर मिल रहा है, हिंदी वालों को कम मिल रहे हैं। तो इसका रीज़न कई लोग मानते हैं राइटिंग को, मेरा राइटिंग ख़राब है यार ऐसे करके। कई लोग बोलते हैं मेरा स्पीड कम है। तो यही है सर कि आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप सोच के लिख रहे हो फिर भी आप पूरा क्वेश्चन नहीं भर पाओगे। अगर 3 घंटे में आपको लिखना है, क्योंकि इस बार सारे क्वेश्चन सोचने वाले थे सर। अगर आप राइटिंग को देखोगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा, अगर क्वेश्चन को अगर लिखना ही बोलोगे तो राइटिंग नहीं बनेगा। अच्छा। तो इसके लिए यही प्रैक्टिस है कि आप टेस्ट सीरीज लगातार ज्वाइन करते हो सर हर सब्जेक्ट का, तो उससे आपकी राइटिंग बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी और क्वालिटी आएगी क्वेश्चन आंसर में, और जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ेगी। कि 2022 के क्वेश्चन के मुताबिक 2023 और 24 में पूरा सर हर क्वेश्चन में सोचने लायक था, हर क्वेश्चन में। तो इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज आवश्यक है, उसी से आपको जो है राइटिंग बढ़ेगा, राइटिंग स्किल और स्पीड ही बढ़ सकता है। हाँ, वो अभ्यास के लिए तो बहुत आवश्यक हो जाता है। मैं देखिए आपसे वही प्रश्न पूछ रहा हूँ जो कि स्टूडेंट जानना चाहते हैं, ठीक है कि नहीं? स्टूडेंट का ये भी जानना, उनका एक और प्रश्न था, वो ये कि इंटरव्यू का नंबर कितना मैटर करता है मेंस में? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, क्योंकि उसी कारण मैं अभी 700 पोस्ट पर हूँ। तो जो स्टूडेंट हैं, अगर वो मेंस में अच्छा मार्क्स पा रहे हैं, अगर इंटरव्यू में उनका कम आ जा रहे हैं तो उनको पोस्ट मिलेगा, लेकिन जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता सर। तो इंटरव्यू का मार्क्स सर बहुत इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि जिनका 80 प्लस मतलब 70 प्लस इस बार दिए हैं, तो बहुत ही सीमित लोगों को इस बार 70 प्लस दिए हैं अंक। उनको अगर मेंस में कम है तो उनका उसमें मैनेज हो गया, लेकिन जिनका मेंस में अधिक है उनका अगर उनको कम मार्क्स मिला है तो वो नीचे का पोस्ट पाए हैं सर। तो ये है कि आप जब से प्री मेंस की तैयारी कर रहे हो तभी से आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत मैटर करता है सर इंटरव्यू का मार्क्स। क्योंकि अगर जो पोस्ट सोचे हो आप, डीसी सोचे हो, तो आपको इंटरव्यू में 40 पकड़ा देंगे तो आप नहीं बन पाओगे उसमें। ये मतलब हालांकि आपका मेंस अच्छा होगा, अगर मेंस में अच्छा मार्क्स आया होगा आपका, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मेरा इंटरव्यू अच्छा जाएगा, क्योंकि सर जो टैलेंटेड रहते हैं उनका मेंस में कम दिखता है, मतलब इंटरव्यू में कम दिखता है मार्क्स। मैं कई लोगों को देखा हूँ सर, जैसे कि इस बार भी अगर टॉप 10 में देखूँ तो कई लोगों को मार्क्स कम है इंटरव्यू में, लेकिन उनका मैथ्स में अच्छा मार्क्स है, एकदम अच्छा मार्क्स है सर, 700 प्लस है। तो यही है कि इंटरव्यू के मार्क्स मैनेज करते हैं सर। ठीक है। जैसे कि आप एक जो आपकी परिस्थिति थी अपने आज से पहले की, आप ही हो सकता है अभी भी हो, कि आप बता रहे हैं कि आप एक बहुत अच्छी आर्थिक परिस्थिति से बिलोंग नहीं करते हैं। जी सर।
तो आज आपको एक जॉब मिल गई, आप अपने पैर पे खड़े हो गए, और आपने एक और बात जो मुझे पॉडकास्ट से पहले बताई थी वो भी मैं मेंशन करना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स के सामने में, कि इनके जो बड़े भैया हैं ना, बड़े भैया आपके बड़े भैया भी इस बार जो है इनके वो भी सेलेक्ट हुए हैं पीएससी में। मतलब कि एक ही गांव से, एक ही घर से दो सपूत जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं। तो ये उनके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आपके लिए तो बधाई है ही, और उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और बिल्कुल उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे ज़रूर कहिएगा कि एक बार आके है ना संस्थान में मिले हमसे, क्योंकि उनसे भी हम अपने व्यूवर्स को रूबरू कराना चाहेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आपने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू की तैयारी की, आपको इंटरव्यू के दौरान आपको ऐसा कभी फील होता है कि इंटरव्यू अच्छा जाए या ना जाए? नंबर जो मिलते हैं वो इंटरव्यू पर नहीं निर्धारित होते, जो देने वाला रहता है उस पर निर्धारित होते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग। जी सर। तो क्या ये सही है कि ऐसा है नहीं कि डायरेक्ट सबको जैसा इंटरव्यू जाता है वैसे ही नंबर मिलते हैं? आपको कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस क्या था? मैं इस बार सर बहुत कड़ाई बरती गई है इंटरव्यू में, बहुत पारदर्शिता लाई गई है। कि आप बिना नाम जाने आप जो इंटरव्यूअर रहते हैं, मतलब जो साक्षात्कारदाता हैं, तो हम लोग का ना वो लोग नाम जानते थे, ना हम लोग का जो जाति जानते थे। बिना किसी नाम, जाति, स्थान, जिला, किसी को जानकारी नहीं थी सर उनको। तो ये सब ना जानते हुए इस बार पारदर्शिता बढ़ती गई है कि इससे उनको न जाति के नाम पर किसी को ज़्यादा नंबर दें कि कोई SC है, कोई ST है, कोई जनरल है करके, ना ही उनके नाम के अनुसार। तो इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए सर वो ओनली करंट अफेयर से रिलेटेड थे, और जो हमारी शैक्षणिक योग्यता था कि क्या क्या लिए हो, 12वीं के बाद क्या लिए हो, है ना, कॉलेज की किससे पढ़ाई किए हो, और हॉबी से सर। तो करंट अफेयर्स मतलब GS और केवल हॉबी और शैक्षणिक योग्यता, इन्हीं चारों पे हमें हमारा जो 25-30 मिनट का समय रहता है, इन्हीं पे क्वेश्चन बना है। तो ये बोल सकते हैं कि इस बार तो सीधा सर क्वेश्चन और पर्सनैलिटी दोनों पर ही नंबर दिए गए हैं। अगर आपने अच्छा बताया होगा तो जरूर अच्छा मार्क्स मिलेगा, अगर थोड़ा भी आपने आप में कमी दिखी होगी तो उनको कम मार्क्स मिला है सर। हाँ संजय जी, तो आपने जैसे पहले बताया कि आपके घर की जो स्थिति थी, आर्थिक स्थिति, वो ठीक नहीं है, और आपने जो है अब जॉब प्राप्त कर ली है, अब आपके पास एक अर्निंग का साधन है। तो आपके पास अगर आपको सबसे पहली तनख्वाह मिलेगी तो उसका आप क्या करेंगे, ये बताइए। सर वही है, मेरे पापा, मेरे फैमिली इतना खुश हैं कि एक घर से 2 अधिकारी बन गए हैं। तो पहले तो सर अगर आप इस पद पे आ गए तो पहले से ही आपने फैमिली में पूरी तरह खुशी का माहौल है सर। तो जैसे कि पेमेंट आता है तो वो लोग सोचते हैं सर कि जैसे मेरे पापा किसान हैं सर, तो उनके कई सारे उधार कर्जे रहते हैं। तो लोग बोलते हैं कि तू मेरा बेटा अधिकारी बनेगा तो मेरे लिए ले देगा, ये ले देगा करके। तो मेरे पापा बोलते हैं कि कब से ज्वाइनिंग होगा बेटा, हम लोग कार लेंगे करके। तो यही सबसे मेरा वो था सर कि अगर मैं जब भी जॉब पाऊंगा तो हम लोग सर प्रथम तो पापा के लिए कार लेंगे करके। बहुत बढ़िया। क्योंकि किसी भी बेटा के लिए अपने पापा खुशी देखी मतलब दुखी नहीं देखी जा सकती। तो वो बोलते हैं वही करने का जुनून रहता है। और ना ये एक माता पिता के लिए अत्यंत गौरव का क्षण रहता है जी सर, जब उसका बच्चा कुछ मुकाम हासिल कर लेता है। तो जितने भी माता पिता होते हैं ना, वो अपने बच्चों से यही चाहते हैं कि कैसे भी किया जाए और मेरा बच्चा जो है ना वो एक मतलब एक सफलता प्राप्त कर ले। और वो अपने बच्चे के लिए पता नहीं जीवन में उन्होंने क्या क्या किया होता है, ठीक है, बच्चों को समझ में नहीं आता। हो सकता है कि जिस दिन बच्चे जो हो बड़े होंगे और खुद माता पिता बनेंगे तो शायद तक वो फील कर पाए, अभी आप उस चीज़ को फील नहीं कर पाएंगे। सर मैं जैसे ही गांव में प्रवेश किया था तो मेरी जो खुशियां हैं, मेरे अचीवमेंट को ज़्यादा देख कर ना उनके जो माता पिता थे, कई लोगों के स्टूडेंट मेरे साथ यहाँ पढ़ते हैं, उनके माता पिता ये पूछने लगे कि किस कोचिंग से पढ़ाई किया, बताओ ना, हमें भी मतलब अपने बच्चों को वहीं भेजना है ऐसे करके। तो जैसे ही मैंने वहाँ कदम रखा सर कि मेरे स्वागत हुआ। फिर उसके सुबह दिन मेरे पास इतना पेरेंट्स आए कि वो लोग पूछे कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, आपने कहाँ से कोचिंग की है। मैंने अपने बेटों को वहीं पढ़ाऊँगा ऐसे करके, मैं अपने बेटों को वहीं पढ़ाऊँगा करके। तो मैंने अपना जो स्ट्रेटजी फॉलो किया है, जहाँ से पढ़ाई किया है मैंने वहीं का नाम लिया। तो वो बोले कि मेरा बेटे को भी वहीं एडमिशन करा देना आप, कि कैसे वहाँ कैसे पढ़ाई होती है ऐसे करके मेरे को पूछे थे वहाँ। तो मैं वही बताया कि जैसे कि मैं सर जानते हो आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, तो मैंने यहाँ एक फीस मेरे को देने के लिए नहीं पड़ा। लेकिन मैं बोला उनको भी अगर आप देने में सहमत हैं, सक्षम हैं तो आप दे सकते हो, लेकिन जो आप सक्षम नहीं हैं मैं उनसे सर से बात करूँगा, क्योंकि सर मेरे लिए इतना कुछ किए हैं तो आपके मतलब आप बच्चों के लिए भी कर सकते हैं ऐसे करके। नहीं, वैसे संस्था की फीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे। हाँ सर, हमने सारे वर्गों को ध्यान में रखते हुए फीस रखा हुआ है। हाँ सर, यहाँ की फीस कम एकदम बर्डन ना पड़ जाए बच्चों पर और वो आसानी से पढ़ पाए, तो वो चीज़ तो हमने ध्यान में रखी हुई है। और इवन बुक्स में भी ना, बुक्स के भी जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा प्राइजेस नहीं रखी गई हैं, है ना। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये सब इसी चीज़ को ध्यान में रख के रखा कि स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ज़्यादा ना हो।
तो ये वाली बातें हैं। अब बात करते हैं, देखिए आपने अपना तो बता दिया कि आपके कार खरीदने का एक ड्रीम है, उसे आप Yes, जरूर sir. पूरा करेंगे, जी। है ना। मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ, ओके ठीक सर। है। जी। जिसमें आपको एक शब्द में क्या देना है, आंसर देना होगा, ओके ठीक है। चलिए सबसे पहले आप बताइए आपका फेवरेट कलर क्या है। सर ग्रीन। सबसे फेवरेट डिश क्या है। फास्ट फूड अच्छा लगता है सर। फास्ट फूड में भी क्या खाना चाहते हैं आप। चाउमीन। चाउमीन, यस। ठीक है। चलो मैं चाउमीन से आपसे एक और प्रश्न लूंगा, उसको मैं बात करेंगे उस विषय पर। आप मुझे ये बताइए कि आपका सबसे बेहतरीन ड्रेसअप कौन सा, क्या ड्रेस आप पसंद करते हो। सर जैसे मैं जॉब के पहले मैं जो प्रीफर करता था तब भी मैं फॉर्मल ड्रेस मुझे अच्छा लगता था सर। जैसे कि आज मैं प्रॉब्लम में नहीं आया हूँ फॉर्मल में, लेकिन जब मैं जॉब पाऊंगा तो मम्मी पापा को पहले दिन से बोल दिया हूँ मेरे लिए 6 जोड़ी एकदम फॉर्मल ड्रेस चाहिए। क्योंकि सर फॉर्मल ड्रेस में जो दिखावट है, मतलब जो अच्छा लगता है सर, खुद कॉन्फिडेंस आता है, जो अधिकारी बनने के बाद आता है सर, वही मैं पहले आजमाना चाहता था। क्योंकि इंटरव्यू में वही सब पूछा जाता है, वही सब देखा जाता है। तो सर फॉर्मल ड्रेस मेरे को अच्छा लगता था। बहुत बढ़िया। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। सर कॉन्फिडेंस मोटिवेशन मूवी। तो मूवी का नाम बता। मैं 3 इडियट्स। बहुत बढ़िया। कोई ऐसा कलाकार है जो आपको बहुत इंस्पायर करता है, आपको बहुत अच्छा लगता है। सिनेमा में सर हाँ सर, जो हैं प्रभास हैं। जैसे कि सर उनकी मूवी बहुत पहले से देखता था, साउथ एक्टर हैं, तो उनकी मूवी पहले खास नहीं चलती थी सर। जैसे कि बाहुबली 2 के बाद वो जैसे ग्रोथ किए हैं, उसके बाद उनके सारे मूवी अभी अच्छे से जा रहे हैं सर। वही है कि मेहनत भी की होंगी उन्होंने। तो मैं सर उसी के बाद से, अगर मेहनत आप कम कर रहे हो तो आपका रिजल्ट भी कम मिलेगा, जैसा मेहनत करोगे वैसे ही मिलता है सर। तो 2022 से 2024 में सर मैंने घर को त्याग दिया था। इस दौरान इतनी मेहनत की है कि मुझे लगा ही था कि फर्स्ट बार में क्लियर कर लूँगा। कि 2022 से 24 तक मैंने तैयारी की, फिर 24 में जितना भी एग्जाम हुआ सब निकलते गया मेरे से, क्योंकि इससे पीछे मेहनत था। 4 महीने का मेरा मेहनत सर मेंस में काम आया, लेकिन उसके पहले 2-3 साल मैंने मेहनत किया था, वो सब व्यापम में काम आया सर। वही है सर, इसके लिए स्ट्रेटेजी बहुत आवश्यक होता है, बुक आवश्यक होता है। बुक इतना सारे हैं, मेरे बता रहा हूँ, मेरे रूम में सर लक्ष्मीकांत पढ़ा है, आज तक पढ़ा ही है, उसको आज तक खोला नहीं हूँ। अच्छा। तो जो मैं पढ़ता हूँ वही बता देता हूँ। मैंने आज तक कंपटीशन एकेडमी जो HR पब्लिकेशन बुक है सर, उसी को सत्य मान के पूरा हर एक लाइन पढ़ा है। क्योंकि मेरा हर पेज मेरे को याद रहता था कि मेंस में जाऊँ ना तो वो पेज याद आ जाता था कि इस पेज में है। तो वहाँ जितने भी मेरे को नोट्स बनाए जाते थे और जितने भी बुक दिए जाते थे, क्योंकि यहाँ एडमिशन लोगे तो आपको पूरा जितना भी सब्जेक्ट सबका बुक मिलता है सर। कि ये नहीं कि बाहर से खरीदना पड़ेगा, यहाँ एडमिशन ले लिए बाहर से खरीदना पड़ेगा, नहीं। यहाँ फीस भी इतना कम है, उसमें उससे ज़्यादा तो बुक दे रहे हैं। ये बात तो है कि बुक की प्राइस ही बहुत हो जाती है ना। कि एक बच्चा कहीं दूसरे कोचिंग संस्थान में जब जाके पे करता है, उसके बाद उसे बुक भी परचेस पड़ती है ना, तो वो एक अलग अमाउंट उनके में ऐड हो जाता है। तो वो यहाँ पर उनको एक रियायत हो जाती है। तो आपने एकदम सही कहा। चलिए आप मुझे ये बताएंगे कि अगर मैं आपको, ये थोड़ा सा एक अलग सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, कि अगर मैं आपको एक दिन का CM बना देता हूँ, आपने देखा होगा नायक मूवी में एक व्यक्ति को एक दिन का CM बना दिया जाता है। आपको अगर एक दिन का CM बना दिया जाए तो आप अपने राज्य के लिए क्या क्या काम करना चाहेंगे, क्या आपको सबसे बड़ी चुनौती दिखती है। सर जैसे कि मैं अभी अधिकारी बन गया हूँ, तो जो मेरे में समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उसी को मैं समस्या का समाधान करना चाहूँगा। जैसे कि आर्थिक स्थिति होगी पढ़ाई को लेके, तो जितने भी कोचिंग संस्थान हैं और जितने भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए कैसे उनको ना, कि किसी भी कोचिंग संस्थान में अगर ज़्यादा फीस है उनको, तो उनको बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे कम फीस में। तो इसी के लिए सर, जैसे कि यहाँ तो कम है फीस, यहाँ चल जा रहा है, लेकिन बाकी कोचिंग में आप देखे हो सर प्री के लिए मेंस के लिए अलग अलग फीस देना पड़ता है और हाई फीस है वहाँ। तो उन्हीं के लिए मैं बेहतर सुविधाएं अप्रोच कराऊंगा सर। ऐसे मतलब संस्थान खोजूंगा सरकारी, जहाँ आपको कम फीस में भी उनको पूरी सुविधाएं दी जाएंगी, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड। दूसरा सर, जितने भी वो लोग हैं उनको मोटिवेशनल बहुत आवश्यक होता है सर। जैसे कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता किसी एग्जाम को निकालने में, तो उनके लिए सर ऐसे जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो, इनसे उनको पता चलेगा कि इनकी जर्नी कैसी थी, कैसी पढ़नी चाहिए, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकाला जा सकता है सर। जैसे कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है, तो इसके पीछे मेहनत होगी, तो वो मेहनत को उनको दिखेगा तो लोग पढ़ने में ज़्यादा उत्सुक होंगे सर। यही है कि तो मतलब इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम जिससे कि उनको, पॉडकास्ट जैसे कार्यक्रम सर, जिससे उनको कॉन्फिडेंस गाँव किया जा सके। संजय जी, एक बात तो है कि स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि कोई कहता है कि दिन में 2 घंटे पढ़ो, कोई कहता है दिन में कम से कम 8 घंटे पढ़ना ज़रूरी ही है। तो आप ये बताइए कि आपने सफलता प्राप्त की, क्या 8 घंटे पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं है। सर मैंने आवश्यकता से अधिक मेहनत की थी। तो मैंने सर सुबह से लाइब्रेरी जाता था 7-8 बजे से, फिर सर वहीं खाना खाता था, फिर वहीं फिर पढ़ता था, फिर रात को फिर खाना वहीं खाता था, फिर रात को 10-11 बजे रूम जाता था सर। तो मेरी स्टडी ये थी सर, मैं दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ाई किया हूँ सर। कई लोग बोलते हैं सर कि लगातार 8 घंटे पढ़ो,
लगातार अगर सुबह पढ़ रहे हो तो सुबह पढ़ रहे हो, फिर सीधा पढ़ो 12-1 बजे तक पढ़ो, ऐसा नहीं है। अगर आप टाइम को बांट के पढ़ रहे हो, सुबह से अगर नाश्ता के बाद तुरंत पढ़े, मतलब उठने के बाद नाश्ते तक एक बार पढ़े, नाश्ते करने के बाद एक बार पूरा लंच तक पढ़े, ऐसे करके पढ़ते पढ़ते अगर एक दिन को आप 4 भागों में डिवाइड कर देते हो तो चारों में अगर 2-2 घंटा पढ़ दिए चारों समय में सर आप, तो अब डेली इस अप्रोच को फॉलो किए तो वही है कि सर लगातार 8 घंटा पढ़ो या बांट के पढ़ो, तो इसमें ज़्यादा फायदा होता है सर। लगातार मतलब लगातार पढ़ने में माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है सर, कि याद ही नहीं रह जाती कुछ चीज़ें। ये है कि टाइम बांट के स्टूडेंट्स आप इनसे जरूर इस चीज को ध्यान में रखें कि इनका कहना है कि एक साथ हमको नहीं पढ़ना है, थोड़ा ब्रेक अगर ब्रेक लेके पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। एक बहुत बेहतरीन बात हो गई इनकी तरफ से। तो संजय, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अभी हाल ही में जो हमारा पीएससी का एग्जामिनेशन होना है उसके भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जी सर। उन बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है कि 2026 में जो भी हमारा होने वाला एग्जामिनेशन है प्री होगा, उसको वो किस तरीके से निकाल सकते हैं, उसके लिए कुछ हमारे स्टूडेंट्स को आप बताइए। बिल्कुल सर। जैसे कि सर 2024 की जो परीक्षा हुआ था प्री, उसमें मेरे सर 140 मार्क्स आए थे और कट ऑफ गया था 110। तो ये तो अच्छी बात है कि हमने आवश्यकता से अधिक अंक ले आए। तो यही उनको बताना चाहूँगा कि ये अंक कैसे अर्जित कर सकते हैं। तो आप जैसे कि पढ़ते हो पेपर 1 के लिए, कई लोग पेपर 2 में मतलब सीसेट में फेल हो जाते हैं, तो पेपर 1 के लिए पहले बताता हूँ कि पेपर 1 के लिए जब भी आप पढ़ते हो तो 2022 के क्वेश्चन में सर पूरा कूट वाले क्वेश्चन थे, तो उसको सॉल्व करने में टाइम लग रहा था। लेकिन इस बार 2023 और 2024 पैटर्न सेम है, उसमें 1 लाइनर क्वेश्चन दे रहे हैं और ज़्यादा इधर उधर नहीं कर रहे हैं सर। अगर पढ़े हो तो आपका बन जाएगा और नहीं पढ़े हो तो किसी से नहीं बनेगा, ऐसा क्वेश्चन था। तो यही बात करना चाहूँगा कि अगर प्री निकालना है CGPSC 2026 मतलब 25-26 का, तो आपको CGGS को तो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर 50 नंबर का रहता है सर, उसमें आप 10 को हटा दो, 10 नंबर आता है आपका करेंट और पंचायती राज से सर, तो CGGS से आपका 40 नंबर आ रहे हैं। तो 40 में अगर आप 30 मार्क्स अचीव करिए तो इसके लिए सर मैं CG पार्ट 1 और पार्ट 2 2 भागों में डिवाइड है, विशिष्ट अध्ययन, उसको अच्छे से पढ़ लेता था। CG पार्ट 1 CG पार्ट 2 में लगभग मैं 30 क्वेश्चन बना लेता था सर, 40 क्वेश्चन में। और 10th के लिए पंचायती राज अलग बुक आता है सर, मतलब HR पब्लिकेशन का अलग बुक आता है, तो उससे पढ़ता था। उसमें इस बार सर 6-7 क्वेश्चन दे दिया था। उसमें ज़्यादातर फोकस कर रहा है धाराएं पे और आर्टिकल्स पे। ओके। कि धाराओं पे मैच कीजिए, इस धारा में क्या है, ऐसे करके। तो मैं वही बताना चाहूँगा, अगर CG पोर्शन को पढ़ना है आपको तो CG पार्ट 1 और पार्ट 2 को एकदम ऐसे पढ़िए कि कोई लाइन छूट ना जाए, क्योंकि इसी से आपका सिलेक्शन निर्धारित है सर। क्योंकि इंडिया GS कहाँ से पूछ रहा है कोई भरोसा नहीं है, तो CGGS को मजबूत कीजिए। दूसरा C सेट सर, C सेट में आप जैसे कि पेपर 1 पेपर 2 में आप जिसमें ज़्यादा फेल होते हैं C सेट होते हैं सर, जिनका मैथ्स कमज़ोर है। तो उनके लिए बताऊँगा कि मैं जो हिंदी और छत्तीसगढ़ी हैं उन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। CG में आप CG बुक में GS कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन आपको हिंदी और छत्तीसगढ़ी अलग से पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उनके लिए जिनका मैथ्स नहीं बनता है वो लोग CG मतलब लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज दोनों को अच्छे से तगड़ा कीजिए, और जिनका मैथ्स बनता है वो तो आराम से सर उनका C सेट निकल जाता है। वही है कि इसमें ज़्यादा अचीव कैसे करें पेपर 1 में। तो पेपर 1 में वही CG पार्ट 1 पार्ट 2 बुक पढ़ के आप अचीव कर सकते हो 30, और करेंट्स पढ़ के आप 5-6 बना सकते हो करेंट अफेयर से। लेकिन इंडिया GS है सर, इंडिया GS के आप बुक पढ़ के सीधा एग्जाम बैठोगे तो नहीं बन रहा है सर आजकल, क्योंकि अगर उसके लिए MCQ आवश्यक है। तो मैं जैसे पढ़ता था उसको बताता हूँ कि पहले सर कोई भी टॉपिक है उसका पहले मैं MCQ मारता था पहला चैप्टर में MCQ, क्योंकि इतना दिन से पढ़ रहे हैं सर 2-3 साल से, तो एक बार सभी कंप्लीट हो चुका है एक बार। तो उसके लिए अब फिर उसी बुक को पढ़ूंगा तो बोरिंग लगता है। तो उसके लिए मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व वाला बुक ले लिया था और पहले चैप्टर को पहले टिक मारा, उसमें जो क्वेश्चन नहीं बना उसका तुरंत बुक उठा के पढ़ लिया। आपके पास इंडिया GS का बुक है, इधर MCQ वाला बुक है, MCQ वाला बुक को किए, फिर तुरंत अगर क्वेश्चन नहीं बना तो तुरंत उसको बुक को पढ़िए, फिर सेकंड चैप्टर वैसे कीजिए। ऐसे में आपको बोरिंग नहीं लगता सर, और ट्रेंडिंग पता चलता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन किस प्रकार के प्रश्न भी हालिया में आ रहे हैं। वही है कि अगर आप सही स्ट्रेटजी से जाते हो सर, अगर आपके पास रणनीति नहीं है तो आप PSC ऐसा एग्जाम है सर, लाखों लोग मतलब फॉर्म भरते हैं, उसमें से लगभग इस बार तो 265 है, बहुत बेहतरीन पोस्ट है सर, सेकंड रैंक का बहुत ज़्यादा पोस्ट है। तो अपने आप में इस बार सभी लोगों को कॉन्फिडेंस होगा कि मैं सेकंड ग्रेड का अधिकारी बन जाऊँगा। तो इसी है कि अगर इस बार मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इतना पोस्ट भी है, तो ज़्यादा प्री में भी सिलेक्शन होंगे सर, क्योंकि इस बार 15 गुना बुलाते हैं। तो उस बार था 242, इस बार है 265, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो 15 गुना बढ़ाएंगे तो स्टूडेंट भी बढ़ जाएंगे, तो कंपटीशन भी हाई हो जाएगा। तो इसके लिए वही है कि CGGS को एकदम स्ट्रॉन्ग कीजिए, पंचायती राज को अलग से पढ़िए, मतलब CGGS में ऐड करके मत पढ़िए, उसको अलग से पढ़िए, क्योंकि उससे ही 6-7 अलग बन जा रहे हैं। तो पंचायती राज अलग पढ़ना है, CGGS को अलग पढ़ना है। करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन बनेंगे इस साल, क्योंकि सर 2022 में था
उस समय बहुत ज़्यादा करंट दे दिया था। 2024 वाले क्वेश्चन में 23 में भी दे दिया था, लेकिन 24 में सर अभी जो दिलाए हैं उसमें 1-2 ठो करंट अफेयर्स आया था। तो संभवतः इस बार सामान्यतः जो आते हैं अक्सर क्वेश्चन, तो इस बार लगता है कि करंट अफेयर्स ज़्यादा देंगे सर। तो आप करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयारी कीजिए जनवरी टू इस जनवरी तक, और मतलब जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक। फिर पढ़िए पंचायती राज को अलग से पढ़ना है, और छत्तीसगढ़ का पार्ट 1 और पार्ट 2 बुक को। अब बाकी इंडिया जी इसको पढ़ना है आपको, MCQ के साथ साथ बुक पढ़ना है सर। इससे आपका सर पेपर 1 में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये जो भी आपको बता रहे हैं इन्होंने अपने एक्सपीरियंस से ही जाना है, एक्सपीरियंस से ही उन्होंने अर्जित किया है। तो बिल्कुल आपको क्या करना है कि पूरी तरह से इनको फॉलो करना है, और आप अपनी मेहनत तो करेंगे ही, पर यहाँ पर ये जो भी पॉडकास्ट चल रहा है वो सिर्फ आपके लिए चल रहा है। वो इसलिए चल रहा है कि हम इनके जो भी एक्सपीरियंस है वो क्या है आप तक पहुँचा सकें। तो इन्होंने प्री के विषय में जो बात कही वो बात तो बिल्कुल मानने योग्य है कि भाई MCQ के साथ साथ आपको थ्योरी के साथ साथ MCQ करते चलना है GS वाले पोर्शन में। बाकी सीची का जो भी उन्होंने स्ट्रेटजी बताई वो ठीक है हमारी। अब मैं बात करता हूँ सीधा, मैं मेंस पे आना चाहूँगा। जी सर। ठीक है, कि एक बड़ी दिक्कत रहती है कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि उनको एक बात रहती है कि क्या मैंने एग्जामिनेशन दिला या प्री हमारा क्लियर हो गया। अब प्री क्लियर होने के बाद प्री और मेंस के बीच का समय बहुत कम होता है। यस सर। है ना। तो ये जो इस बीच के समय में कैसे तैयारी की जाए कि सफलता मेंस में भी आ जाएगी, ये आप हमें बताइए। सर इसके लिए मैं टेस्ट सीरीज का सहायता लेता हूँ कि अगर आप फरवरी से शुरू, जब 22 फरवरी की इस बार एग्जाम है सर, अगर जो नए नए एक्सपीरियंट आ रहे हैं अभी स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए बताता हूँ पहले। अगर 22 फरवरी का एग्जाम हो गया सर, उसके बाद उस क्वेश्चन पेपर को एक बार देखें, एनालाइज करें। फिर उसके बाद सर लॉन्ग टर्म एक टेस्ट सीरीज आता है सर, कोई भी कोचिंग का, यहाँ का भी आता है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज को अगर लॉन्ग टर्म अगर दिला रहे हो सर फरवरी से अगले जनवरी तक सर, तो इससे आपका प्री वाला पोर्शन भी खत्म होगा और मेंस वाला भी खत्म होगा। इससे आपका स्पीड बढ़ेगी और नवाचार बढ़ेगा सर, क्योंकि वैरायटी इतना दिखता है क्वेश्चन में, हर तरह की वैरायटी दिखता है सर। और वो वैरायटी के साथ साथ ना क्या लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ, मेंस के लिए स्पीड बढ़ेगा। तो वो पूरा का पूरा एक माहौल ही आपको मिल जाएगा जो कि आपको एग्जामिनेशन में जाने से समय मिलता, उसमें पूरा ही एक बार जी लोगे आप। तो वहाँ पर जब एग्जामिनेशन देते समय एक ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा सर। हाँ बिल्कुल सही। ये हो गई सर टेस्ट सीरीज की बात। दूसरा बुक को कैसे पढ़े, इतने मतलब 6 महीने में बुक को कैसे पढ़े कि मेंस का भी हो जाए और प्री का भी हो जाए। तो वही मतलब साथ साथ पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। आप अगर टेस्ट सीरीज जैसे ज्वाइन कर लिए हो, उसको आप पढ़ के टेस्ट दिलाइए, और नो लॉजिक बात नहीं उसमें, लेकिन आप रूम में क्या कर रहे हो वो ज़्यादा जरूरी सर। क्योंकि उसके लिए आपको पढ़ना है। अगर आपका टेस्ट है पाषाण काल का, तो पाषाण काल का लोग प्री का टेस्ट दिला रहे हैं तो प्री का क्वेश्चन मार लिया चले गए। ये नहीं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपको मेंस को साथ साथ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी के बाद आपका एग्जाम होता है तो आपके पास 1 महीने 2 महीने का समय रहता है मेंस के लिए। तो इस बार सर 22 फरवरी का एग्जाम है और 16, 17, 18 मई को मेंस का एग्जाम है। तो आपके पास केवल 2 महीने हैं। और 2 महीने में 1 महीने पहला बार जो दिलाते हैं उनका रिजल्ट का वेट करने में चला जाता है। तो मार्च गया, तो गया आपके पास बचा है केवल अप्रैल का माह। तो अप्रैल माह में वही लोग तैयारी कर सकते हैं जो पहले से अच्छे से पढ़े होंगे, 2025 में जो अच्छे से तैयारी किए होंगे सर। तो उसी के लिए जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे 2022 मतलब 25 में, फरवरी से लेकर अभी तक दिसंबर तक चला होगा, वो लोग उसमें अच्छे से पढ़े होंगे। और जो बुक को फॉलो किए होंगे सर, अगर बुक को पढ़ रहे हो आप तो उसका प्री भी पढ़ रहे हो और तुरंत मेंस भी पढ़ रहे हो, तब दोनों को साथ साथ लेके चलोगे, तब जाके आप प्री के बाद रिवाइज कर सकते हो। अगर उसी टाइम शुरू करोगे आप तो 1 महीने में नहीं पढ़ पाओगे सर। अब उस टाइम ऐसा नहीं है कि आप 22 फरवरी के बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लोगे, नहीं, 1 महीने में कहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर पाओगे आप। तो उसके लिए अभी सर जो 25 का समय था, 1 साल का समय, 6 महीने का समय, उसमें आपको सब कुछ पढ़ना रहता है। आपको उसी में प्री पढ़ना रहता है, उसी में क्या बोलते हैं मेंस का, और उसी में टेस्ट सीरीज। तीनों को अगर साथ साथ लेके चलते हो तो प्री के बाद आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी सर। ठीक है संजय, ये तो सब पढ़ाई की बातें हो गई। थोड़ी बातें ऐसे भी करते हैं कि आपके विषय में, कि आप जो हैं वो किस टाइप के व्यक्ति हैं, कि मतलब कि दोस्तों के साथ घूमना फिरना एंजॉय करना ये सब पसंद करते हैं, कि बिल्कुल घर में रहना पढ़ाई करना? ये सब तो रहने दो सर। मेरी लाइफ में अभी तक मैंने कॉलेज कदम नहीं रखा है। अब तक मैंने ना फर्स्ट ईयर ना कॉलेज गया हूँ ना सेकेंड ईयर। फाइनल ईयर में मैं सर 15 दिन गया था, वो भी एग्जाम दिलाने। प्राइवेट किया क्या आपने? जी सर। तो मैंने फर्स्ट ईयर प्राइवेट किया, सेकेंड ईयर प्राइवेट किया, फाइनल भी प्राइवेट था। लेकिन 15 दिन बाद, 15 दिन पहले मैं एग्जाम के गया, और जो प्रबोध आती है सर कॉलेज वाला, तो उसको रट के एग्जाम दे दिया था। 76% आ गया था उसमें। क्योंकि मैं इधर सर, मेरा मेन मकसद था PSC अधिकारी बनना, तो मैंने PSC की तैयारी साथ में रहकर तैयारी की सर। क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा फोकस किया कर, जिस चीज़ में आप ज़्यादा मेहनत करोगे सर, जिसमें ज़्यादा समय दोगे, उसी में आप सफल होगे। तो मैं सफलता इसमें रंग लाई सर। ठीक है, चलिए ये भी सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो सफलता सर चढ़ के बोलती ही है। जी सर।
और आपके तो दोस्त ज़्यादा रहे नहीं, आपने बताया जैसे कि, लेकिन अब सफलता पाने के बाद सारी दुनिया ही क्या हो जाएगी, आपकी फैन हो जाएगी, आपकी दोस्त हो रिजल्ट आइए सर, दोस्त बनना शुरू हो गए भाई। आज तक कभी भी लाइमलाइट में नहीं रहे, कभी भी आपको किसी ने पहचाना ही नहीं, है ना, आप भीड़ का ही वो हिस्सा थे। पर आज आप उस भीड़ से निकल के एक चेहरा बन गए हो, एक नाम बन गए हो जिसको लोग जानते हैं और आज आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और आपको सुनना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए और इस अचीवमेंट के लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो संजय जी के साथ यहाँ पर हमें बात करके बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि आप भी हमारे साथ बिल्कुल जुड़े और जो भी हमारे व्यूवर्स हैं वो, मैं ऐसा समझता हूँ कि उन्हें बहुत ही अच्छा लगा होगा कि हमारे इस पॉडकास्ट में संजय जी से मुलाकात करके, और हम आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और भी हमारे जो भी चयनित विद्यार्थी जो कोचिंग के माध्यम से हमारे चयनित हुए हैं उनसे आपकी रूबरू मुलाकात कराएंगे, उनसे आपको रूबरू कराएंगे। और ये एक बहुत ही एक अच्छी पहल है कह सकते हैं, जिससे कि आप हमारे जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनसे रूबरू हो पाएंगे, बात कर पाएंगे, है कि नहीं। तो आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी। और संजय जी मैं आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़े, और कंपटीशन एकेडमी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आदरणीय हरिराम सर की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। क्योंकि देखिए, हमने तो आपको सिर्फ मार्गदर्शन दिया है जी सर, मेहनत तो सिर्फ आपने ही की है, तो आपकी मेहनत को सलाम है, ठीक है। और हम तो जो हैं वो एक सिर्फ जरिया बने हैं, पर मेहनत तो आपने ही की है। तो फिर से मैं आपको पुनः बधाई देता हूं और कंपटीशन एकेडमी में आने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और हमारे व्यूवर्स जो हमारे वीडियोस देख रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि आप हमेशा हमारे साथ बने रहें, हमारे कंपटीशन एकेडमी चैनल को फॉलो करें और हमारी जो भी वीडियोस आती हैं इनको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो वीडियोस आप तक मैं पहुंचा रहा हूं इनको अधिक से अधिक क्या करना है, आपको शेयर करना है, ठीक है कि नहीं। तो आपसे फिर से मुलाकात होगी हमारे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल पर। मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर।